Hi everyone, myself Priyanka Rao. Welcome to Rao Biology classes. In my last videos, I was completed endomembrane system. In this membrane system, I was completed endoplasmic reticulum, lysosomes and Golgi apparatus. So guys, today we start the new topic mitochondria. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, if you have any problem in my last videos, you comment on my comment box about your doubts. So please guys, listen this new video mitochondria or the new topic mitochondria. I think we all are familiar with this topic mitochondria. We are familiar about mitochondria, the popular statement about the powerhouse of the cell. This is the most popular statement about the mitochondria. So, let's start the mitochondria, about mitochondria. First of all, the another name of mitochondria. Another name which we use is for mitochondria is chondriosome. Chondriosome. Okay, and the meaning of this word is thread grain. Thread means mito and grain means chondria. So, this is the meaning of mitochondria, and the another name of mitochondria we use the chondriosome. Guys, mitochondria is the easiest topic. So, please listen carefully this topic. Mitochondria. Here the first point is very important. The most popular statement about mitochondria is powerhouse of the cell. So, we discuss mitochondria stepwise with their discovery to structure, function and some other details about mitochondria. So, in my last lectures, I was discussed about three organelles. First of all, I say that these organelles are single membraned organelle. But today we study a double membraned organelle. This is the most important point about mitochondria. Double membrane organelle. In most of competitive exams, there are four statements which are given about mitochondria. मैं वो स्टेटमेंट्स आपको वन बाय वन डिस्कस करती जाऊंगी इस वीडियो के अंदर. Here the first statement about mitochondria is double membrane organelle. आप लोगों से यस या नो में, राइट और रॉन्ग में पूछ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज बिटवीन डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली. इट इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली. वी सिंपली से दैट. हम इसके बारे में आगे डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए डिस्कस करेंगे. सो वी easily discuss topic wise about mitochondria. First of all, we discuss about discovery, सेकेंडरी लोकेशन और प्रेजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड फोर्थ, हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. सो फर्स्ट स्टार्ट्स विद डिस्कवरी. अबाउट डिस्कवरी. We discuss about discovery of mitochondria. अब माइटोकॉन्ड्रिया को भी दो साइंटिस्ट ने मिलके बताया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें. एक जनाब जिन्होंने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखा एंड दूसरे वो जिन्होंने नामकरण किया माइटोकॉन्ड्रिया का. सो दे बोथ आर इंपॉर्टेंट बट द वन व्हिच गिव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैंने देखा मोस्ट ऑफ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जांपल नीट है, उसके अंदर जो उसकी टर्म दी माइटोकॉन्ड्रिया, उन साइंटिस्ट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पुट अप किया है.
So we discuss about mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवरी पहले साइंटिस्ट कौन थे इसमें? कॉलिकर। कॉलिकर के नाम करके एक जनाब थे जिन्होंने 1850 के अंदर फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व। फर्स्ट ऑब्जर्व किया। कहां पे किया? मसल्स के अंदर। और कौन सी मसल थी वो? स्ट्रेटेड मसल। इंसेक्ट्स के अंदर। इन्होंने तो पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया? ऑब्जर्व किया। एंड सेकेंड कौन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉब्ली पूछते हैं जिनके बारे में? बैंडा। इन्होंने इनको 1897 आई थिंक उनके अंदर इनके 1897 के अंदर इन्होंने टर्म दी। ही गेव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। सो बोथ जो साइंटिस्ट है वो इंपॉर्टेंट है, बट जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में बैंडा के बारे में ज्यादा पूछा जाता है कि किन साइंटिस्ट ने टर्म दी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इन्होंने तो ऑब्जर्व किया कि इस टाइप की कोई ऑर्गेनेल है, बट इसका नामकरण किसने किया? बैंडा ने। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी के बारे में। ये दो साइंटिस्ट थे जो डिस्कवरी के अंदर इन्वॉल्व थे। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? उनकी प्रेजेंस, लोकेशन, नंबर, शेप, साइज के बारे में। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। सो फर्स्टली गाइस वी डिस्कस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्रेजेंस कहाँ है? ये जनाब मेनली किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सभी जानते हैं कि दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सो जो यूकैरियोट्स हैं फर्दर टू के अंदर डिवाइडेड होते हैं। दो टाइप के होते हैं। पहले हम यूकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं। अब यूकैरियोट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एरोबिक एंड सेकेंड वन इज anaerobic eukaryotes. I think we all are familiar about these two words, but फिर भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ। एरोबिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेनली ऑक्सीजन यूज करते हैं अपनी ग्रोथ एंड लिविंग के लिए, जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ शो करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। एनारोबिक वो होते हैं जो यूज नहीं करते ऑक्सीजन को। ओके, सो अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यहाँ पे जो यूकैरियोट्स, एरोबिक यूकैरियोट्स होते हैं हमारे, एरोबिक यूकैरियोट्स, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये जनाब इनके अंदर होते हैं। एंड सेकेंडली जो एनारोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं, ये कहते हैं हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। सो एब्सेंट होते हैं इनके अंदर। ये कहते हैं आपको जरूरत नहीं है तो हमें भी नहीं है, हमें क्या पड़ी है। सो एनारोबिक यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। सेकेंडली ये तो बात की हमने यूकैरियोट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कहते हैं एनारोबिक को नहीं जरूरत तो हमें भी नहीं है। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, इनमें भी एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सो कहां प्रेजेंट होते हैं ये? मेनली एरोबिक यूकैरियोट्स के अंदर, नॉट एनारोबिक और प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि इन्होंने बोल तो दिया कि एरोबिक्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली एरोबिक्स के अंदर करते क्या है ये? सो अब हम आंसर बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। यहीं से आएगा इसका आंसर
क्योंकि ये एरोबिक यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कराने में हेल्पफुल होते हैं। सॉरी, वहां पे डिफरेंट फंक्शंस होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और उनके थ्रू जो एनर्जी रिलीज होगी वो ये जनाब स्टोर करते हैं, हकदार बनते हैं उस एनर्जी के। जब भी किसी को जरूरत हो वो माइटोकॉन्ड्रिया देंगे अपने हिसाब से उसको। सो क्रैब साइकिल का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, क्रैब साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नाम की 2 प्रोसेस होते हैं। ये जो प्रोसेस होते हैं, these both of the process are performed in mitochondria in different parts। मेनली जो क्रैब साइकिल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, परफॉर्म होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म होती है ये। अब इनके थ्रू अब यहाँ पे परफॉर्म क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस आपने इनटेक किया, सो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, वहां पे उनका एक तरीके से ब्रेक डाउन होगा। जो भी ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीडाइज होते हैं वो और रिलीज करते हैं क्या, CO2 प्लस वाटर। ओके, देन ये जो जनाब क्या करते हैं, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज आउट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या रिलीज आउट करते हैं यहाँ पे, एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है ये जनाब कहते हैं जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। तब तक ये मेरे पास रिजर्व फॉर्म में होगी। ये कहाँ रिजर्व रहती है, रिजर्व इन माइटोकॉन्ड्रिया। रिजर्व कहाँ रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। We say that it becomes the power house of the cell। यहाँ पे पावर से मीनिंग पता चलता है ना कि घर में कोई एक है जिसके पास सब कुछ है, जब हमें जरूरत होगी तो क्या तो हम उससे मांग के ले, या फिर हमारे हेड ऑफ द हाउस होता है उसको पता होता है कब कितनी किसको जरूरत है, वो उस हिसाब से हम लोगों को पैसे देते हैं। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को भी पता होता है कि कहाँ कितनी जरूरत है, वो उसी हिसाब से एनर्जी को दे देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं। Whenever or wherever you need the energy, they release the energy in the form of ATP. So this is all about the mitochondria presence. Secondly, we discuss about the number। अब ये तो मैंने बता दिया कि कितनी एनर्जी कहाँ क्या करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, बट अब ये जानना भी जरूरी है कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया कितने प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। नंबर मेनली डिपेंड करता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मेनली डिपेंड होता है किस पे, किसी भी सेल की सेलुलर एक्टिविटी पे। किस पे डिपेंड करता है, सेल की सेलुलर एक्टिविटी पे। ओके, किस पे डिपेंड करता है, सेल की सेलुलर एक्टिविटी पे। हम डिस्कस करेंगे कि सेल की सेलुलर एक्टिविटी कितनी होती है। सेल की सेलुलर एक्टिविटी डिपेंड करती है कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है किसी भी सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मसल्स जो होती हैं वो ज्यादा फिजिकल वर्क परफॉर्म करती हैं, ये ज्यादा फिजिकल वर्क परफॉर्म करती है, इसीलिए मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू अनदर मसल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे स्पर्म है, स्पर्म होते हैं हमारे, वो कितने माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट करेंगे, 25 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसको मेनली मूवमेंट के लिए तो रिक्वायरमेंट होती है कि वो जाके ओवा के साथ फ्यूज आउट हो जाए। स्पर्म के अंदर 25 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। पता है कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से
ये 25 माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, उसका एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली यही हम लीवर की बात करते हैं, तो लीवर कहते हैं मैं ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं। सो ये कंसिस्ट करते हैं thousands, approximately 1000 माइटोकॉन्ड्रिया। एंड थर्ड वन इज एग्जांपल है किडनी, ये मेनली कंसिस्ट कितने करते हैं 300 to 500। ओके, ये जो है वो मेनली आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एग्जांपल्स की तरह हम इसे यूज कर रहे हैं कि कितने सेल्स को कितनी एनर्जी चाहिए, उतने ही अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। इन सब से हमें पता क्या चलता है, कंक्लूजन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे वो डिपेंड करता है सेल की सेलुलर एक्टिविटी पे और मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे कि वो जनाब कितना काम करेंगे। ओके, देन अगर हम इसकी प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सीलिया और फ्लैजिला को लेके बात करते हैं हम, जो सीलिया है एंड फ्लैजिला है, ओके, ये मेनली क्या परफॉर्म करते हैं, मूवमेंट का मूवमेंट परफॉर्म करेंगे सॉरी मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, तो ये कहां प्रेजेंट होंगे, कहां पे एनर्जी देंगे, टेल के अंदर। सो कहां प्रेजेंट होंगे, ये इनके बेस के अंदर, कहां प्रेजेंट होंगे, बेस के अंदर। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि कहां कौन सा मूवमेंट हो रहा है, कौन सा पार्ट क्या मूवमेंट परफॉर्म करेगा, वही माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस होती है। एंड हमने नंबर के बारे में डिस्कस किया, उसकी प्रेजेंस के बारे में बताया। अब थर्ड पॉइंट आता है जनाब दिखते कैसे हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया अपना रंग बदलता रहता है, ये अपनी साइज एंड शेप को बदलता रहता है, साइज एंड शेप, नंबर भी बदलता है बट सॉरी हम साइज एंड शेप की बात करते हैं यहाँ पे। साइज और शेप जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो वेरी करती है सेल टू सेल, सेल के अकॉर्डिंग ये अपना साइज और शेप बदलता रहता है। अब हम शेप की बात करते हैं तो ये मेनली ट्यूबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी होता है। ये कहते हैं मेरे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, मेरे अलग अलग रंग होते हैं, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। देन ये कहते हैं मैं स्पाइरिकल भी हो सकता हूं। सो इनके अलग अलग अपने ही रूप हैं, ये सेल के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, सेल की शेप के अकॉर्डिंग। सो हमने लोकेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की शेप, साइज के बारे में, नंबर के बारे में, उसके प्रेजेंस के बारे में पढ़ा। सो ये सब था, लोकेशन को इन्वॉल्व कर लेते हैं हम। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा क्या डिटेल में करेंगे हम डिस्कस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को, यहां से इंपॉर्टेंट है। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या होता है, हम इसका स्ट्रक्चर परफॉर्म करें, ड्रॉ करें, जिस टाइप का होता है सिलेंड्रिकल होता है ना। सेकेंडली ये जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आई थिंक कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम बात करते हैं, ये जो है ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट mitochondria is a double membrane organelle. This is inner membrane, this is matrix, and this structure is क्रिस्टल। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी, बट अभी आप स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। सेकेंडली माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी ही एक कंपोजिशन होती है, ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ, ओके, ये सब क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, अपने ही राइबोसोम्स होते हैं।
सेकेंडली ये सर्कुलर डीएनए बोल लेते हैं हम इसे सिंपली, डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. सो दिस इज लुक लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, देन अब हम इन सबको स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. आप यहाँ देख रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना ही राइबोसोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है उसका, और भी अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, उसके अपने ही प्रेजेंट होते हैं. सो इन सब चीजों से आप क्या समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे किसी की जरूरत नहीं होती. बट ऐसा नहीं है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं होती, बट उनके पास कुछ इतना है कि कई बार वो अपना काम खुद कर सकते हैं. सो हम माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल membraneड एंड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली. ये जो पॉइंट है, ये जो दो वर्ड्स है, दीज आर द टू वर्ड्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. जब भी माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सो उस दौरान ये दो वर्ड्स हैं मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बिकेम ए डबल मेम्ब्रेन और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली. जब भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली की बात होती है तो दो ऑर्गेनलीज का सीधा सा डिस्कशन होता है. वो कौन सी होगी? एक होगी माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज क्लोरोप्लास्ट. सो हमने बताया सेमी ऑटोनॉमस क्या होती है, मैंने आपको स्ट्रक्चर डिस्कस किया. उस स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के खुद ही डीएनए होता है, खुद का अपना एक राइबोसोम्स प्रेजेंट है जिन्हें हम माइटोराइबोसोम्स बोलेंगे, मींस माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होंगे. जब डीएनए प्रेजेंट होगा, व्हाई वी कॉल दैट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, क्वेश्चन अराइज होता है. सो यहां से हम क्या बोलेंगे कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली इसलिए होती है बिकॉज दे हैव देयर own DNA by which they are capable or they are able to replicate independently. ओके, ये खुद से ही रेप्लिकेट हो सकता है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर सकता है. सो हम इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली बोल सकते हैं. सो आप ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखिए. इट बिकम्स ए डबल मेम्ब्रेन और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली. अब हम यहीं से चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जहां हम सेमी ऑटोनॉमस की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, जब इसकी डिस्कवरी हुई तो थ्योरीज भी दी गई होंगी. उस टाइम उन थ्योरीज में क्या बोला गया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व आउट हुआ है. सो ये किस लिए बोला जाता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. ये जनाब जो होते हैं ना, मेनली यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? 80S राइबोसोम्स. बट ये जनाब कैरी करते हैं कौन से राइबोसोम्स? 70S राइबोसोम. अब माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, तब भी ये कह रहे हैं मैं 70S राइबोसोम्स कैरी कर रहा हूं. दैट्स व्हाई these mitochondria evolved from prokaryotes. ये बात मैंने नहीं कही, बट मैं नहीं बोल रही ये बात, बहुत सारी थ्योरीज हुई. आई थिंक टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी, वो यहाँ मैं आपको नाम नहीं बता रही. बट उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो राइबोसोम कंटेन करे 70S. सो हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट्स से आया है, पहले ये प्रोकैरियोट्स में था. सो दैट्स व्हाई वी से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स. ये तो था उसके राइबोसोम्स के बारे में.
सो जब हम इसकी एनाटॉमी के पॉइंट्स बताएंगे तो आप ये याद रखना, वो डबल मेम्ब्रेन था, सेमी ऑटोनोमस था, राइबोसोम 70S कैरी कर रहे हैं जनाब। अब थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ये क्या कैरी कर रहे थे, डीएनए। मेन है ना डीएनए, जो सेमी ऑटोनोमस बनाता है इन्हें। ये जो डीएनए है जनाब का क्या है, सर्कुलर, बट इट मे बी और बट इट कैन बी लीनियर, कैन बी लीनियर। ओके, ये भी इनके एनाटॉमी में ऐड करेंगे पॉइंट हम। ये जो पॉइंट्स आपको मैं बार बार इंडिकेट कर रही हूं, बार बार बता रही हूं, ये पॉइंट्स मेनली नीट में पूछे जाते हैं। बहुत टाइम इनको पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में करके। सो ये जो 4 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, आप इनको लर्न कर ले, लिख ले बिल्कुल। अब हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को, उसकी उनकी एनवेलप्स के बारे में, मेम्ब्रेन्स के बारे में। So firstly we discuss about outer membrane। मैंने बताया ना डबल मेम्ब्रेन है, so of course ये कैरी करता है दो टाइप के मेम्ब्रेन, outer and inner membrane। So firstly जो outer membrane होती है उसको हम बोल सकते हैं it becomes smooth in nature, स्मूथ है ये। सेकेंडली स्मूथ है ये, परमिएबल होती है, परमिएबल टू सम ऑफ सॉरी कह सकते हैं टू मैनी, फॉर मैनी सब्सटेंसेस के लिए। ओके, ये परमिएबल कैसे होगी, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चैनल। इन प्रोटीन चैनल को आप क्या कह सकते हैं, पोरीन और पोर्स। ये कहते हैं मैं अलाउ कर दूंगा बहुत कोई भी हो सब्सटेंस उनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के लिए। अब ये 3 पॉइंट काफी हैं हम आउटर मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए। स्मूथ होते हैं, परमिएबल होते हैं नेचर में, और यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स की प्रेजेंस होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इनर मेम्ब्रेन को। Before we discuss about inner membrane, we know that the space between outer membrane and inner membrane के बीच का जो space होगा उसे हम बोलेंगे outer chamber। ओके, वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है मेनली, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ज्यादा। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये भी परमिएबल होती है, बट सम ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए और आयंस के लिए बोल सकते हैं, फॉर सम ऑफ आयंस के लिए परमिएबल होती है, फॉर सम पार्टिकल्स बोल लो यहाँ पे या सब्सटेंस बोल लो। ओके, एंड अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है बहुत चालाक होती है। इन्होंने क्या किया, अपने एक्टिव एरिया को इंक्रीज करने के लिए फोल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, इन फोल्डिंग अंदर की तरफ। ओके, फोल्ड होना स्टार्ट कर दिया, इन फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ओके, इन फोल्डिंग की, उस इन फोल्डिंग को क्या बोल सकते हैं, क्रेस्टिया। ओके, ये वर्ड याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी apparatus, वी से दैट इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंडली ये जो है ये इन फोल्डिंग है क्रिस्टिया, ये क्या करती है, एक्टिव एरिया को इंक्रीज कर देती है। क्या कहते हैं, एक्टिव एरिया को इंक्रीज कर देती है। ये मैंने आपको बताया कि ये सिंगली कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, अब ये जो फोल्डिंग हुई, अगर इसको हम स्ट्रेच करते हैं, खोलते हैं, तो काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो इन फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टिया, और ये एक्टिव एरिया को इंक्रीज कर देती है इनर मेम्ब्रेन की।
इंक्रीज कर देगी, उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। अब ये जो क्रिस्टिया है, ये कहते हैं मैं आगे भी बहुत कुछ कैरी कर रही हूं। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया इसका कुछ इस टाइप से, यहां पे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, दीज आर द F1 F0 particle, or we say that it became elementary particle, और भी यूज कर सकते हैं इसे, हम ऑक्सोसोम्स भी बोल सकते हैं। ओके, किसी भी नाम से बात वर्ड आ जाए, ये क्या है, जो क्रिस्टिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। जो टेनिस रैकेट होते हैं ना, उस टाइप से। यहां पे क्या होता है, ये जो पार्ट है ये है F1, दिस पार्ट इज F0, इसको बोलेंगे हम हेड रीजन, दिस इज स्टॉक एंड दिस इज बेस। ओके, अनदर वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए, इट बिकम्स ए रोटेटर। क्या बोलेंगे इसको हम, रोटेटर। ये होता है आई थिंक स्टेटर करके कुछ होता है। ओके, स्पेलिंग चेक कर लेना, इस टाइप से होते हैं। यहाँ पे ये जो है स्टक, ये क्या बनाता है, एक चैनल बनाता है, दे फॉर्म ए चैनल, फॉर्म ए चैनल। इस चैनल के थ्रू अब जो प्रोटॉन्स है वो ट्रांसफर होते हैं बेस से F1 तक, हेड रीजन के अंदर दे फॉर्म ए चैनल टू ट्रांसफर प्रोटॉन्स। किस दौरान, एनर्जी की फॉर्मेशन के दौरान, एटीपी की फॉर्मेशन के दौरान। ओके, सो ये प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टिया पे। सेकेंडली अब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये जो रीजन होता है वो क्या कंटेन करता है, मैट्रिक्स। ओके, ये जो मैट्रिक्स है वो एंजाइम्स कैरी करता है, टू परफॉर्म, कैरी एंजाइम्स टू परफॉर्म क्रेब्स साइकिल। ओके, बहुत सारे जो प्रोसेस परफॉर्म होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, उनको परफॉर्म करने के लिए कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच कैरी द एंजाइम्स। ओके, मेनली पूछा जाता है, मैंने सुबह ही देखा एक क्वेश्चन कि एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को परफॉर्म करने में क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ, मैट्रिक्स के अंदर। I think this is all about the structure of mitochondria. अब हमने स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया, आउटर मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन को, देन मैट्रिक्स को, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग जो हुई उसके ऊपर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिन्हें हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोला, उनको डिस्कस किया। ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं एटीपी की फॉर्मेशन के दौरान रोटेट आई थिंक प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस डिस्कस करने से पहले हम एनाटॉमी डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर एनाटॉमी बोल सकते हैं उन्हें हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इट बिकम्स ए These points are most important for mitochondria. We'll learn that double membrane है. Secondly, semi-autonomous है. Thirdly, क्या contain कर रहे हैं?
circular DNA but can be linear. ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये क्या कंटेन कर रहे हैं, 70S राइबोसोम्स, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स और माइटोराइबोसोम्स बोल सकते हैं. ओके, आई थिंक दीज आर द 4 पॉइंट्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. और हम लर्न कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होती है. क्या होती है, क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होती है. ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं आप लोगों से. दीज आर डायरेक्टली आस्क्ड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, दिस इज द एनाटॉमी और द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस पे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. फंक्शंस की बात करेंगे हम तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो स्टेटमेंट डिस्कस की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो डिफाइन द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, क्योंकि यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है और एनर्जी स्टोर होती है. एनर्जी स्टोर होती है. That's why we call that powerhouse of the cell. Okay, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ये तो आप लोगों को टिप्स पे लर्न होगा. सेकेंडली एक अनदर पॉइंट होता है जो मैंने आप लोगों को फंक्शंस के बाद एक पॉइंट रह गया कंपोजिशन के बारे में, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखवा दूंगी. फंक्शंस में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्टोर करते हैं, दे स्टोर कैल्शियम. क्या स्टोर करते हैं, कैल्शियम. थर्ड पॉइंट, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. दूसरा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सॉरी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको मूवमेंट में हेल्पफुल होता है. तो कुल मिला के ये 2 फंक्शंस जो है उन्हीं को ये रिपीट हो रहा है बार बार. ये कैल्शियम स्टोर करने में हेल्पफुल हो रहा है, फूड के ऑक्सीडेशन में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करा रहे हैं. थर्ड हम बोल सकते हैं क्रेब्स साइकिल परफॉर्म हो रही है यहाँ पे, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसे प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन. ये जनाब क्या क्या काम करते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट टर्म डिस्कशन कर देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का. पहले हमने क्या डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में. 2 साइंटिस्ट थे, कॉलिकर एंड बेंडा. देन इसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन, जिसके अंदर हमने इन्वॉल्व किया माइटोकॉन्ड्रिया की शेप, साइज एंड उसकी नंबर को. नंबर मेनली किसी भी सेल की सेलुलर एक्टिविटी पे परफॉर्म करता, आई थिंक डायरेक्टली डिपेंड करता है, सॉरी. एंड थर्ड हमने डिस्कस किया उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है. सो वी इट कैरी द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. देन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन कर रहे हैं मैट्रिक्स, अपना खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, ऑल दिस. देन उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया. अब हमने इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया कि पावर हाउस ऑफ द सेल है. सो सिंपली वी से दैट कि एनर्जी स्टोर भी होती है और बनती भी है. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्रेब्स साइकिल जैसे प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं. थर्डली माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है कैल्शियम आयंस. अब एक पॉइंट रह गया माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन के बारे में. सिंपल सा है, 1 लाइन. ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन कर रहे हैं प्रोटीन्स, सेकेंडली लिपिड्स भी कैरी कर रहे हैं ये, थर्डली इनका खुद का आरएनए होता है, डीएनए होता है,
कैल्शियम आयंस कैरी करते हैं। सिक्स्थ वन इज ये मैग्नीज कंसिस्ट करते हैं। ओके, दीज आर द कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कैल्शियम के बारे में याद रखोगे तो फंक्शंस में लर्न करने में इजी होगा। डीएनए के बारे में लर्न करोगे तो सेमी ऑटोनोमस होता है, तो सिंपली भी से दैट कि ये अपना डीएनए कैरी कर रहा है। एंड लास्ट पॉइंट इज राइबोसोम्स कंसिस्ट कर रहा है। जैसे कि आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया की एनाटॉमी को लर्न करेंगे, उसी हिसाब से उसकी कंपोजिशन भी आपको पता होगी कि क्या क्या कैरी कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस about mitochondria. If you have any problem guys about mitochondria, we comment on comment box, give our doubts. तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाऊं टाइम टू टाइम। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।